नाउ हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ व्यू और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स। पहला होता है लाइटनिंग, दूसरा होता है क्लासिक। तो क्लासिक ये 2014 इसके पहले यूज होता था। 2014 के बाद में लाइटनिंग आया है। ओके, तो जनरली लोग लाइटनिंग ही यूज करते हैं, लेकिन अगर कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास में या फिर कुछ पुराने क्लाइंट्स है जो क्लासिक पे वर्क करना चाहते हैं, देन उसी लिए वो क्लासिक भी रखा गया है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ व्यू। नाउ यू कैन सी वॉट एवर द पेज वी लैंडेड आफ्टर लॉग इन, ये पेज है हमारा लाइटनिंग पेज। ओके, और अगर हमको ये यूजर इंटरफेस को चेंज करने का है फ्रॉम लाइटनिंग टू क्लासिक, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे प्रोफाइल पे एंड हियर यू कैन सी ऑप्शन इज प्रेजेंट, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। सो इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो हम क्लासिक मोड में चले जाएंगे, राइट। सो यू कैन सी द क्लासिक मोड। सो दिस इज माय क्लासिक मोड। ओके, सो दो यूजर इंटरफेस है, एक लाइटनिंग दूसरा क्लासिक। हर यूजर इंटरफेस के अंदर अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशंस मिलेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाइटनिंग में भी एक्सेस कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लाइटनिंग में एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली आप सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लासिक में भी एक्सेस कर सकते हो। सो हाउ टू नो कि जो भी इंटरफेस हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो इंटरफेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो देखो, अब ये हमारा क्लासिक मोड है। क्लासिक मोड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं और टैब्स पे क्लिक करने के बाद में हम वो पर्टिकुलर यूटिलिटी को एक्सेस कर पाएंगे। जब हम ये यूटिलिटी को एक्सेस कर पाते हैं तो ये होता है हमारा सास, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कौन से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्क कर रहे हैं, क्लासिकल में कर रहे हैं, तो क्लासिकल में सास यूज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर हमको इसको स्विच करने का है टू द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो इधर एक सेटअप नाम का ऑप्शन होगा, यू जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम सास टू पास। तो पास को कैसे समझे, on my left hand side you can see administrator, there are different options, quick find करके एक सर्च बॉक्स आता है, then you will find the different options, settings, build, deploy, monitors। ये ऑप्शन जहाँ पे दिखे तो समझ लेना कि ये पास मोड है, ये ऑप्शंस ना दिखे तो समझ लेना सास मोड है। अभी पास में से सास में जाने का है तो क्या करेंगे, इधर से आप कोई भी एप्लीकेशन चूज करो तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तो आप कन्वर्ट हो जाओगे और स्विच हो जाओगे फ्रॉम सास टू पास। लेट्स क्लिक ऑन द सर्विसेज। नाउ यू कैन सी वी जंप ऑन द सर्विस एप्लीकेशन। नाउ वी आर इन अ सास मोड, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम क्लासिकल टू lightning experience, then here you have an option switch to lightning experience, you just click on it। तो आप आपका यूजर इंटरफेस चेंज कर लोगे फ्रॉम क्लासिक टू लाइटनिंग। ओके, इधर भी आपको सास मिलेगा, पास मिलेगा। इधर कैसे समझे कि सास पास है, तो इधर देखो, इधर अलग अलग टैब्स है, यू कैन क्लिक ऑन इट। तो वो टैब्स एक्सेस होगा और उससे रिलेवेंट ऑपरेशन आप सर्विसेज आप परफॉर्म कर पाओगे। इफ यू वांट टू चेंज और स्विच फ्रॉम सास टू पास, व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply click on this gear icon and here you will find the option called setup। if you click on the setup, तो इधर आपको दिखेगा pass mode, where you will find on the left hand side quick find, then we have various option, administrator, platform tools, settings। so ये सारे options आपको lightning में भी मिलते हैं और classic में भी मिलते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने कवर अप कर लिया था कल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम आज पढ़ने वाले वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और फंडामेंटल्स को, और हाउ Salesforce works on these web application fundamentals। okay, और these are the few links जो आप रेफर कर सकते हो अगर आपको एडमिन के बाद में एपेक्स और ये सारी चीजें पढ़नी है तो। ओके, ये भी शेयर हो जाएगा आपके साथ में। Now look at this, this is the web application architecture। this web application architecture is basically divided into two parts। पहला होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट, वेयर यू हैव एन इंटरफेस जिसका यूज करके आप कोई रिक्वेस्ट को पास कर सकते हो टू द वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर।
तो इधर सपोज करो कि आपने यूट्यूब ओपन किया है, ओके, सो यूट्यूब का जो फ्रंट एंड आएगा, जो स्क्रीन आता है, दैट इज योर फ्रंट एंड, ओके। उधर से आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर वीडियो को रन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे। सो तो ये रिक्वेस्ट जाती है ओवर इंटरनेट टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर कौन है, जो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए उसको कुछ डेटा की जरूरत होती है। वो डेटा एक्चुअली प्रेजेंट होता है डेटाबेस सर्वर पे। तो वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, उधर से आपका रिक्वेस्ट सर्व होता है। तो अभी आपने वीडियो का अगर रिक्वेस्ट किया है, सेल्सफोर्स का वीडियो देखना है, तो आपने रिक्वेस्ट करोगे, तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगा टू द वेब सर्वर, ये इसको प्रोसेड करेगा। फिर वो वीडियो कहाँ पे स्टोर्ड है, डेटाबेस पे, तो वेब सर्वर डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा कि ये वीडियो मुझे फेच करके दो, एंड देन दैट वीडियो इज ट्रांसफर टू द वेब सर्वर। फिर वेब सर्वर जो भी इधर से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एक रैपअप करता है इनटू अ पर्टिकुलर आउटपुट फॉर्मेट, और फिर वो आपके क्लाइंट को वापस भेजा जाता है। सो बेसिकली वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर वर्क्स, और base of this web application architecture is front end and back end, which consist of two parts. One is web server or application server, and a database server. And front end is consist of client, or where you have interactive uh, graphical user interface, तो वो हो गया हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड, अब ये आर्किटेक्चर को जनरली कहा जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि इधर 3 टीयर अवेलेबल है। पहला टीयर है प्रेजेंटेशन टीयर, दूसरा है एप्लीकेशन, और तीसरा है डेटा टीयर। सो देयर इट इज कॉल्ड 3 टीयर आर्किटेक्चर। नाउ इसको समझते हैं। ये जो हम लोगों ने अभी आर्किटेक्चर देखा है, इसको हम लोग रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप बैठे हो, आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हो, एंड यू ऑर्डर्ड समथिंग फॉर यू, ओके। आपको भूख लगी, आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो जो लॉन्ज एरिया है जहाँ पे आप बैठे हो, मस्त है ना, एकदम एसी कूल चल रहा है, सारी चीजें, दैट इज नथिंग बट योर फ्रंट एंड। ये होटल का फ्रंट एंड है। वो आप देख के आप वहाँ पे बैठोगे, एम्बियंस को फील करोगे, एंजॉय करोगे, और ऑर्डर प्लेस करोगे। अब क्या होता है, जो ऑर्डर आप प्लेस करते हो वो ऑर्डर जाता है किचन में, ओके। किचन इज योर वेब सर्वर। तो शेफ क्या करता है, जो ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले उसको क्या करना होता है, इंग्रेडिएंट्स चूज करना होता है। सो वो क्या करेगा, शेल्फ में से इंग्रेडिएंट्स को चूज करेगा। तो दैट शेल्फ इज कंसिडर एज अ डेटाबेस, एंड द शेफ विच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड योर फूड, उसको हम कहेंगे आपका वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर। तो आपने रिक्वेस्ट दिया फॉर पर्टिकुलर फूड, उस फूड को प्रिपेयर कौन करेगा, आपका शेफ प्रिपेयर करेगा, कहाँ पे, किचन में। और उससे रिलेवेंट जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो कहाँ पे होगी, वो शेल्फ में प्रेजेंट होगी। तो शेल्फ से वो डेटा निकाल, सॉरी, चीजें निकालेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, और वो फूड फिर आपको सर्व किया जाता है इन अ फ्रंट एंड। क्लियर? सो इस तरह से आप रिलेवेंट कर सकते हो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को। सो the launch area where you sit in is called as front end or client side, and the area where kitchen is work and shelf is there, usko hum kahenge back end and a server side. Clear? I hope you will understand this concept web application ka hota kya hai. To now there are various technologies used to develop this web application आर्किटेक्चर। सो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती है। फ्रंट एंड के लिए जनरली HTML, राइट, कोई फॉर्म क्रिएट करने का है, या फिर कोई बॉडी क्रिएट करने का है जहाँ पे आपका टेक्स्ट कंटेंट लिखते हो, तो HTML यूज करते हैं हम लोग। देन जावास्क्रिप्ट आता है, जावास्क्रिप्ट से हम लोग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी हैव, ज़्यादा भी कर सकते हैं बट समझने के लिए समझो भी। CSS स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, आपके आउटपुट को एनहांस करने के लिए यूज होता है। देन वी हैव रिएक्ट, बेसिकली फेसबुक इज क्रिएट यूज दिस रिएक्ट, और फिर उन्होंने ओपन कर दिया सबके लिए। देन वी हैव एंगुलर, तो ये रिएक्ट फेसबुक ने किया था, और एंगुलर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन एंगुलर इज अ प्रोडक्ट ऑफ
Google, I think, right? So these are the things जो right Google. These are the things which is relevant with the front end. Okay, then बैक एंड में क्या क्या है, जावा है, नोड जेएस है, पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है, रूबी रेल्स है एक्चुअली. सो दीज आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड एज एन बैक एंड, तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो. और तीसरा जो है आप लोगों का वो आता है डेटाबेस. और डेटाबेस में आप माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेज, ओरेकल, अब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर. अब इधर एक्चुअली ओरेकल को कंपटीशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर लॉन्च किया था. ओके, सो दीज आर द डेटाबेसेस. इन डेटाबेस को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डेटाबेस. ओके, और अगर आपको नॉन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करना है या फिर अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करना है तो जनरली ये मोंगोडीबी और रेडिस यूज किया जाता है. ओके, तो इधर क्या होता है, इधर जेसन फॉर्मेट में आप क्या करते हो, आपके डेटा को, और फाइल फॉर्मेट में आप डेटा को इधर रेडिस में स्टोर करते हो. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेब टेक्नोलॉजी वेयर फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस का यूज होता है. अब हमको देखना है कि हमारे सेल्सफोर्स में क्या होता है. ये तो जनरलाइज हो गया ना. अभी सेल्सफोर्स में क्या होता है. सो सेल्सफोर्स हैविंग अ फ्रंट एंड, there are two front ends. One is the Salesforce Classic and another is Salesforce Lightning. To design and develop the front end of Salesforce Classic, we required a knowledge of Visual Force. ओके, तो HTML की जैसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है विजुअल फोर्स, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आप इनके कंपोनेंट्स को क्रिएट कर पाओ. लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स या फिर डिजाइनिंग करना है लाइटनिंग के अंदर तो विजुअल फोर्स यूज नहीं होगा. इधर हम लोगों को ऑरा फ्रेमवर्क या फिर LWC, ये बहुत नाम सुना होगा आपने LWC का, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इसकी जरूरत होती है. तो उसका यूज करके आप सेल्सफोर्स का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो. राइट. और सेल्सफोर्स के बैकएंड में क्या यूज होता है, तो बैकएंड में दो चीजें आएगी, एक डेटाबेस आएगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा. तो डेटाबेस जनरली सेल्सफोर्स यूज करता है ओरेकल. ओके, एंड बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वो होती है एपेक्स. एंड वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर डेटाबेस बाय यूजिंग द एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इधर हम लोग रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट यानी कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं. आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ में एपेक्स के अलावा इन चार अलग अलग वे से कम्युनिकेट कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस एपेक्स तो आप ये चार अलग अलग चीजें जिसका यूज करके आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. पहला होता है वर्क फ्लो, दूसरा होता है प्रोसेस बिल्डर, तीसरा होता है विजुअल फ्लो, और फोर्थ आता है हमारा अप्रूवल प्रोसेस. ये सारी चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले. वर्क फ्लो क्या होता है, प्रोसेस बिल्डर, अप्रूवल प्रोसेस, ये किस तरह से डिजाइन करते हैं डेटा सेल्सफोर्स के अंदर, और इसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट और उससे रिलेवेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करती है, ये सारी चीजें कवर अप हो जाएगी इसके अंदर. ओके, देन अभी जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, विजुअल फोर्स, तो ये चीज है क्या है, इनको कहते हैं डिक्लेरेटिव टूल्स. ये डिक्लेरेटिव टूल्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है आपको, जिसके अंदर आप ईमेल सेंड करना हो, आउटबाउंड मैसेज सेंड करना हो, किसी के लिए कोई टास्क क्रिएट करना हो. आपकी मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में डिसाइड हुआ कि ये काम इनको असाइन करने का है कंपनी में, तो वो टास्क क्रिएट करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा. राइट. तो वो चीजें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं हम लोग. जैसे मैंने कल फर्स्ट डे आपको बताया था कि ऑटोमेशंस और वैलिडेशंस आते हैं. राइट. ऑटोमेशंस यानी कि आपने क्या किया, ATM पे गए, पैसे निकाले, तो आपको मैसेज आता है ऑटोमेशन कि आपके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, इतने इतने रुपए यहाँ से निकाले गए हैं. या फिर आपने रॉन्ग ATM पिन एंटर किया तो वहां पे वैलिडेशन लगता है कि रॉन्ग पिन हो गया, रॉन्ग पिन हो गया, रॉन्ग पिन हो गया. और 3 बार रॉन्ग होने के बाद में क्या होता है, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए 24 आवर्स के लिए. और 24 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली आपका आपका कार्ड अनब्लॉक होता है. सो अनब्लॉकिंग ऑफ योर कार्ड आफ्टर 24 आवर इज अ ऑटोमेशन. तो ये ऑटोमेशंस एंड वैलिडेशंस आप यहाँ से लगा सकते हो बाय यूजिंग वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड विजुअल फोर्स.
तो मैसेज भेजना है तो आप इधर से मैसेज भी भेज सकते हो, आप इधर से ईमेल भी भेज सकते हो, आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो. There are number of operations which we can perform with the help of these declarative tools in a Salesforce. जनरली ये आपके काम में नहीं आएगा, बट फिर मैं बता देता हूँ कि Salesforce के अंदर जो कुछ भी कोडिंग वोडिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए 3 टाइप के सेटअप्स आते हैं. एक होता है Salesforce सेटअप, दूसरा आता है डेवलपर कंसोल और तीसरा आता है विजुअल कोड, VS कोड सॉरी. सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द कोड एडिटर जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेब एप्लीकेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्रंट एंड बैक एंड, कौन सा प्रोग्रामिंग किधर यूज करते हैं, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, ये समझ में आ गया होगा. अब इधर एक चीज ध्यान दो कि ओरेकल डेटाबेस बैकएंड में यूज करते हैं, लेकिन सेल्सफोर्स में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये कभी पता नहीं चलेगा. आपको डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने का है या फिर कोई क्वेरी फायर करने का है, एक तो आप एपेक्स यूज करो, अदरवाइज एडमिन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलता है. सो बाय यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस, राइट. तो कल हम लोगों ने एक बेसिक वोकेबुलरी देखी थी. दैट बेसिक वोकेबुलरी सेज कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज कॉमन इन सेल्सफोर्स, जिसके आजू बाजू पूरा हमारा सेल्सफोर्स घूमेगा. तो वोकेबुलरी के अंदर हमने पढ़ा था ऐप होता है, टैब होता है, एस ऑब्जेक्ट होता है, फिर आता है हमारा फील्ड्स, फिर आता है रिकॉर्ड्स, यूजर्स एंड प्रोफाइल. तो यूजर प्रोफाइल ये सबसे लास्ट में पढ़ने वाली चीज है, लेकिन ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, देन आता है फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. तो उसमें से आज हम लोग ऐप, टैब और एस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की प्रोसीजर समझेंगे. देखेंगे हाउ विल यू क्रिएट एस ऑब्जेक्ट इन अ सेल्सफोर्स, यानी कि टेबल कैसे बनाए डेटाबेस का, देन किस तरह से हम एप्लीकेशन बनाए और एप्लीकेशन के अंदर यूज सर्विस प्रोवाइड करने वाला टैब किस तरह से बनाए. ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे. If you have any question regarding this, you can ask me. Otherwise, I will directly move towards this hands-on session. डेवलपर कंसोल का एक्सेस कैसे मिलेगा इसमें? क्या बोला? डेवलपर कंसोल का हाँ, मुझे यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? डेवलपर कंसोल के लिए आपको इधर सेटअप पे क्लिक करना है, इधर दिख के आएगा डेवलपर कंसोल, दिखा? ओके ओके. हाँ, you just need to click open in a link and here you go with a developer console. Okay. ये आपका डेवलपर कंसोल है. इधर आप आपका प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट इधर इधर रिस्ट्रिक्शन क्या है पता है क्या आपको? यू कैन क्रिएट एपेक्स क्लास, ट्रिगर, वीएफ के पेजेस बना सकते हो, कंपोनेंट्स बना सकते हो, लाइटनिंग एप्लीकेशन यानी कि ऑरा कंपोनेंट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो. लेकिन अगर आपको एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट्स बनाने का है, राइट, क्योंकि अभी तो सारे लोग एलडब्ल्यूसी पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट बनाने के हैं तो फिर डेवलपर ऑग काम में नहीं आएगा, राइट. इसीलिए फिर वीएस कोड का यूज करना है फिर हम लोगों को. तो डेवलपर कंसोल का लिमिटेशन यहाँ पे है. बट एपेक्स प्रोग्रामिंग जब आप करते हो और बैकग्राउंड में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो ढूंढने के लिए इधर अच्छे टूल्स है डेवलपर ऑग के अंदर. तो इधर सिस्टम डिबग करके आप है ना, आपके जैसे आप आपके कंसोल में चेक करते हो ना, जाके कंसोल डॉट लॉग करते हो वेब एप्लीकेशन के अंदर, उधर चेक कर सकते हो. वैसे इधर सिस्टम डिबग करके आप करोगे तो इधर आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है, वो डिबग का आउटपुट है, वो इधर शो होगा. तो एक्सेप्शनल एरर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. ओके. ओके सर. हाँ, चलो ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन क्रिएशन. अभी सबसे पहले हम लोग ऐप बनाएंगे. देखो तो सीक्वेंस क्या बताया मैंने? ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, डेटा एंड रिकॉर्ड्स. ओके. सो
हम लोग एक एक करके फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। अब सपोज करो कि आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज हम लोग बनाएंगे। सो टू क्रिएट एन एप्लीकेशन वी नीड टू गो टू योर पास साइड, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक फाइंड मिला है और इधर मेरे को एडिट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पास साइड है, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। सो आई एम हैप्पी विथ माय व्यू और इसका यूज हमको करने का है। सो अभी ऐप डेवलप करने का इधर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे ऐप क्विक फाइंड के अंदर, तो इधर से जल्दी से मिल जाएगा। ओके, एंड यू विल फाइंड दैट वी हैव ऐप मैनेजर ओवर हियर, जिसका यूज हमको करने का है टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। नाउ लुक एट ओवर हियर, इफ आई क्लिक ऑन ऐप मैनेजर तो ये मेरे को लेके जाएगा एक स्क्रीन के ऊपर, जिसका यूज करके मैं एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। हाँ, नाउ यू कैन सी द लिस्ट। ये है एप्लीकेशन जो सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड किए। इसका यूज आप कभी भी कर सकते हो। अच्छा, ये एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करने के, कोई कस्टमाइजेशन करने का है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट गिवन है। लेकिन हमको हमारे ओन बिजनेस के लिए बनाने का, तो हम हमारा खुद का एप्लीकेशन बनाएंगे। एंड टू डू दैट वी हैव अ बटन ओवर हियर कॉल्ड न्यू लाइटनिंग ऐप, राइट? You need to click on that button to create your own application. अब जो एप्लीकेशन आप बनाओगे तो उसका एक एप्लीकेशन का नाम होगा। लेट्स से अगर आप अगर आप कॉलेज के लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, जहाँ पे स्टूडेंट का मैनेजमेंट आएगा, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट आएगा, फी स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट आएगा, तो वो कॉलेज का ईआरपी होता है। सो वी कैन गिव इट अ नेम एज अ XYZ ईआरपी, यानी कि XYZ कॉलेज का ईआरपी, राइट? सिमिलरली अगर आपको किसी रेस्टोरेंट के लिए बनाने का है, लेट्स से दुर्वांकुर नाम का रेस्टोरेंट है, सो यू कैन गिव द नेम दुर्वांकुर ऐप। सो इस तरह से आपको ऐप नेमिंग करना पड़ेगा। सो मैं अभी क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इधर नाम देता हूँ फर्स्ट ऐप, ठीक है? सो आई विल गिव इट अ नेम एज अ फर्स्ट ऐप एंड व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, तो आप देखो कि जो एप्लीकेशन नेम आप दे रहे हो उसके ऊपर से ही डेवलपर नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट ऐप में हमने एक स्पेस प्रोवाइड किया था, वेयर एंड डेवलपर नेम में स्पेस नहीं आया, इधर अंडरस्कोर आया। तो डेवलपर नेम हमेशा स्पेसिंग को अवॉइड करता है। और ये ऐप नेम जो है ये आपको शो करने के लिए, मतलब एंड यूजर के लिए नाम है। वेयर एज सेल्सफोर्स बैकग्राउंड में जब इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज करेगा या फिर क्रिएट करेगा, तो वो खुद का नाम रखेगा डेवलपर नेम करके। तो इधर ये नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऐप, यू विल गेट अ फर्स्ट ऐप। अब देखो, आप इधर देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक सेल्सफोर्स का लोगो है। इस लोगो के जगह पे अगर आपको खुद का लोगो अगर ऐड करने का है तो आप क्या कर सकते हो? कौस्तुभ हैव अ क्वेश्चन, सर सेल्सफोर्स मध्ये LMS करता येते का? यस, LMS म्हणजे जे तुमच्याकडे LMS आहे मूडलचं, तशा टाईपचं आपण डेफिनेटली करू शकतो. ओके, बट यू नीड अ प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ इधर आप लोगो देख सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट लोगो, अगर आपको अपनी कंपनी का लोगो ऐड करने का, देन यू कैन ऐड यू कैन ऐड दैट लोगो बाय यूजिंग दिस ऑप्शंस। यू कैन चूज upload, click on the upload button and you can choose your logo from the images। ये ऐसा चूज कर लिया, इसको ओपन कर लिया, तो ये इमेज अपलोड हो गई। नाउ this image is now going to appear over here when you use this application, right? Then you can select a primary color। आपके एप्लीकेशन के लिए जो भी थीम बेस्ड अगर आप जा रहे हो तो वो कोई भी आप इधर से कलर चूज कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। एंड देन यू मूव डाउन टूवर्ड्स, इधर आपको दिखाएगा कि फर्स्ट ऐप इस तरह से आपका अपीयर होने वाला है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट।
Now look at over here. We have 5 stages to complete or create your lightning app. तो उसमें से ये फर्स्ट स्टेज था हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर इन द सेकंड स्टेप. यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नेविगेशन. ओके, तो नेविगेशन स्टाइल स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट ये रखना चाहिए. सेटअप एक्सपीरियंस सर्विस सेटअप्स में नहीं जाते जनरली, फुल सेटअप्स के साथ में जाना चाहिए. सपोर्ट डेस्कटॉप और फोन दोनों के लिए चाहिए हमको, है ना. ऐसा नहीं है कि फोन के लिए बना है डेस्कटॉप पे रन नहीं होना चाहिए. अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से इस फॉर्म फैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो. एंड राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स, ये इसके बारे में बाद में बता देंगे, ठीक है. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी personalization settings. Okay, so just click on the next. Now you can see you can add the utility by using this particular thing. तो अभी फिलहाल तो utility कुछ बनाया नहीं, तो add क्या करेंगे. So keep it as it is. Then these are the tabs which is already been present in a Salesforce. इसमें से कोई टैब रेडीमेड टैब अगर आपको यूज करने का है तो आप कर सकते हो. तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं होम टैब को यूज कर लूंगा. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस होम एंड आई एम गोइंग टू ऐड इनटू माय एप्लीकेशन. तो ये ऐड करने के लिए एरो बटन है, यू कैन ऐड दिस. ओके, इस तरह से आप सिलेक्ट करो, ऐड करो. यू कैन ऐड एज मेनी एज टैब यू वांट. अब देखो इसको शफल करने का है, यू जस्ट सिलेक्ट अप एंड डाउन का बटन आता है, यू कैन शफल दिस. सो राइट नाउ इसको डिलीट करने का है तो सिलेक्ट एंड ये वाला एरो बटन करो रिमूव वाला, तो ये रिमूव हो जाएगा. सो आई एम एडिंग वन टैब इन माई एप्लीकेशन. तो होम नाम का एक टैब मैंने ऐड कर दिया है. देन क्लिक ऑन द लास्ट स्टेप. अब ये पूछेगा कि ये एप्लीकेशन आपको किस प्रोफाइल को शो करने का है. तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स प्रेजेंट इन अ सेल्सफोर्स ऑर्ग. बाय डिफॉल्ट कुछ होते हैं, कुछ आप क्रिएट भी कर सकते हो. आपके प्रोफाइल्स आपके कंपनी में कौन से प्रोफाइल्स हैं और वो प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, राइट. जैसे कि सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया, देन और मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, टीम लीड हो गया. इस तरह से आप क्या करोगे, अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करोगे. ओके, और फिर ये एप्लीकेशन कौन से प्रोफाइल को शो करने का है, कौन से प्रोफाइल को नहीं करने का है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. राइट नाउ दीज आर द बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल्स गिवन इन अ सेल्सफोर्स. बट हमको इसमें से सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए. क्यों सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉगिन हो चुका है एज इन अ डेवलपर और वो हम हो चुके हैं एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो ये हमको एटलीस्ट दिखना चाहिए, इसलिए हमने फिलहाल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट किया है यहाँ पे. एंड यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड बटन. तो अभी देखो ये ऐड हो चुका है हमारे एप्लीकेशन में. सो ये एप्लीकेशन राइट नाउ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को विजिबल है. एंड एट द लास्ट यू जस्ट क्लिक ऑन दी सेव एंड फिनिश. नाउ यू कैन सी योर एप्लीकेशन इज नाउ बीन क्रिएटेड. तो हमारे एप्लीकेशन का नाम था फर्स्ट ऐप. नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऐप, डेवलपर नेम इज फर्स्ट ऐप. 7/6/2023 को 8:53 पे ये एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया हुआ है. ओके, सो आवर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड. नेक्स्ट आता है, अगर आपने एक एप्लीकेशन बना लिया, इस एप्लीकेशन के अंदर फिर हमको टैब्स बनाने पड़ेंगे. फिर उसके अंदर एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर उस टेबल से रिलेवेंट फिर यूजर इंटरफेस वगैरह सारी चीजें बनेगी. अब देखो ऐप बना लिया, ऐप के बाद में हम बनाएंगे टैब. अब सपोज करो फर्स्ट ऐप में हमको क्या करने का है, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने का है. ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम का एक टैब बनाना पड़ेगा. एंड टू डू दैट once again we need to click in a quick find और इधर सर्च करो टैब. so you will find that tabs over here. you just click on the tabs. now you can see कस्टम टैब बनाना है, वेब टैब बनाना है, विजुअल फोर्स टैब बनाना है, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब बनाना है. सो वी हैव वेरियस ऑप्शंस. जो टैब आपको बनाना है बना सकते हो. बट राइट नाउ वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द कस्टम tabs only. Okay, and to do that we need to click on new button to create a new tab. इसका आउटपुट आपको जब दिखेगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है. now we need to select the object for a tab. so when I click over here
तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनता है? बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। जब तक टेबल नहीं बनता है तब तक आप टैब नहीं बना सकते हो। इसका मतलब क्या है? टैब इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम ऑब्जेक्ट। सो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बगैर टैब नहीं बनेगा, राइट? एंड टू क्रिएट एन object, what we need to do, we need to once again go to your quick find and you just need to search for the object. Okay, now you can find object manager over here. You just click on object manager to create a new object. Now you can see यहाँ पे by default कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने बनाए हैं, वो आपको दिए हैं। आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन हमको अब क्या करने का है? कस्टम टैब बनाने का है। कस्टम टैब के लिए हम रेडीमेड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। सो कस्टम टैब के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, एंड टू डू दैट वी नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन ओवर हियर, और इधर हमारे पास में ऑप्शन आता है कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके, सो वी क्लिक ऑन द कस्टम ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे बोला आप लोगों की, फर्स्ट ऐप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? डेटाबेस के अंदर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं विथ अ नेम स्टूडेंट। ओके, सो जस्ट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। सो मैंने इधर नाम दिया स्टूडेंट। इसका प्लूरल पूछता है ये, तो इधर हमको देखें स्टूडेंट्स। ओके, देन यू कैन सी जैसे ही लेबल आप देंगे, पास ऑन करोगे, तो इधर ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू फेच फ्रॉम द लेबल। देन डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट registration. Okay, then you don't need to do anything over here. Then इधर आप देख सकते हो रिकॉर्ड नेम। तो इधर ना एक फील्ड, ये स्टैंडर्ड फील्ड करके क्रिएट होती है, विच इज रिलेवेंट विद द स्टूडेंट नेम। ओके, अब इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट नेम है इसलिए इसका डेटा टाइप क्या सिलेक्ट हुआ है? टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, बट आई डोंट रिक्वायर स्टूडेंट नेम एज अ प्राइमरी की। अब मैं क्या करता हूँ? मैं देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, और ये स्टूडेंट आईडी अगर है तो दैट शुड बी ऑटो नंबर। ओके, ऑटो नंबर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? इधर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चूज स्टूड हाइफन करली ब्रेसेस में 000। ये मेरा फॉर्मेट है, आप जरूरी नहीं है कि ऐसा दो, आपको जो सही लगे वो आप फॉर्मेट यहाँ पे कर सकते हो। एंड यू शुड सिलेक्ट द स्टार्टिंग नंबर, कि कौन से नंबर से ये ऑटो नंबर जनरेट हो जाए। मतलब अगर स्टूडेंट क्रिएट होता है तो उसका ये स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट एज अ 001। तो स्टूड हाइफन 001 से मेरे स्टूडेंट आईडी जनरेट होना शुरू हो गया। सो वेन एवर आई रजिस्टर अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट आईडी इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ओके, देन आई नीड टू सिलेक्ट सम फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स सिलेक्ट कर दो, नहीं भी किया तो आप बाद में आके यहाँ पे ये फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो यू कैन सिलेक्ट दिस फीचर्स। देन ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कीप एज इट इज। इधर देख सकते हो डिप्लॉयमेंट स्टेटस। अभी तो हम इसका डेवलप कर रहे हैं, हम इसको डिप्लॉय कर चुके हैं क्या? नहीं कर चुके हैं, फिर भी इधर डिप्लॉय करके आता है। ओके, क्योंकि ये डेवलपर ऑर्ग है, इधर ही डिप्लॉय होता है, इधर ही डेवलप होता है ना? तो डिप्लॉय हमको किसी दूसरे प्रोडक्शन लेवल पे डेवलपर ऑर्ग में नहीं करना है, इसीलिए ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट होगा डिप्लॉयड, नॉट अ डेवलपमेंट, राइट? देन आपको सर्च के लिए अलाउ करना है, यू कैन check this checkbox and you just need to click on save. Once you click on the save, you can see your object has been created with a API name is student__c. ये API नेम हमेशा याद रखना यूज होता है फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पज। ओके, एंड दिस __c, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, हाँ, ये __c ये डिफाइन करेगा कि दिस इज अ कस्टम
ऑब्जेक्ट। ओके, कस्टम का मीनिंग क्या होता है कि आपने बनाया, यूजर ने बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। सो वेन एवर यू क्रिएट एनी कस्टम ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एपीआई नेम में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आएगा, और ये प्रोग्रामिंग के टाइम पे आपको यूज करना है। ठीक है, सो यू कैन सी योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में क्या करना है, वी नीड टू create a tab. So simply you just click on the tab or search the tab search करने के बाद में tabs पे click करो। Now you are able to create your tab। क्यों? क्योंकि हमने एक custom object बनाया है। So we need to create a custom tab, and to do that, no, we cannot change API name। Okay, that is by default set by the Salesforce. We are not able to change the API name. Now we need to create a tabs, and to do that we just need to click on new, then we need to select the object। now you can see student automatically आ गया है। student हमने object बनाया था, ये automatically आया है। so you need to select a student, then इधर tab style आपको choose करना होता है। you can choose a tab style जो भी आपको सही लगे। इधर मैंने बेल आइकॉन चूज किया है, सो ये कलर और वो बेल आइकॉन उससे एसोसिएट हो जाएगा वो टैब से। then if you want to give the any description you can give it, otherwise ये optional है, नहीं दिया तो भी चलेगा। so how many stages are there to create a tab? we have 3 stages there to create a tab। उसमें से ये फर्स्ट स्टेज हो चुका है। now click on the next। now इधर पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर टैब कौन से प्रोफाइल को शो करने का है। बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन फॉर ऑल द प्रोफाइल्स, बट राइट नाउ हमको ये किसी भी प्रोफाइल को दिखाने का नहीं है, सिर्फ ये प्रोफाइल, ये टैब हमें दिखना चाहिए। हम कौन है? हम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एंड टू डू दैट फिर क्या करें, ये इसको करेंगे ऑफ। इसको ऑफ कर दिया तो इधर आप देख सकते हो कि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ऑफ हो गया है। हमको इसको नहीं करने का है, तो इधर आपके पास में सेकंड ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अप्लाई वन टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल्स, और ये क्या है? अप्लाई अ डिफरेंट टैब विजिबिलिटी फॉर ईच प्रोफाइल। तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग विजिबिलिटी आप दे सकते हो बाय चूजिंग दिस सेकेंड ऑप्शन। जैसे आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो तो ये सारी की सारी चीजें एनेबल हो जाती है। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो तो सारी की सारी चीजें डिसेबल हो जाती है, यानी कि इधर से जो सिलेक्शन होगा वो सारी के लिए, सारे प्रोफाइल्स के लिए अप्लीकेबल होगा। सो आई एम गोइंग टू चूज द सेकेंड ऑप्शन। अब देखो, सबसे पहले ऑन से ऑफ करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो फिर एक एक करके ऑफ करना पड़ेगा। सो पहले हमने ऑफ कर दिया, सारी विजिबिलिटी सबके लिए ऑफ हो गई। फिर हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये विजिबिलिटी ऑन कर देंगे। क्लियर? नाउ दिस पर्टिकुलर टैब इज नाउ विजिबल फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो आपको ये टैब दिखेगा नहीं, आप बना के रखोगे ना, आप बोलोगे अरे मेरा टैब ही शो नहीं हो रहा है ना। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी हमेशा ऑन होनी चाहिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये पर्टिकुलर टैब हमको किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, सारे एप्लीकेशन के अंदर इसको ऐड करके रखा है, लेकिन नहीं, ये टैब हमने किस एप्लीकेशन के लिए बनाया था? तो हमने बनाया था फर्स्ट ऐप जो हमने क्रिएट किया हुआ है, वो किधर है? वो लास्ट में है। सो आई एम गोइंग टू डिससिलेक्ट ऑल दिस एंड देन चूज द appropriate tab, appropriate app for my tab। ओके, सो ये टैब मेरा फर्स्ट ऐप में ही विजिबल होना चाहिए, दूसरे एप्लीकेशन के अंदर ये टैब दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमने डिससिलेक्ट के सारे और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया। एंड फाइनली यू नीड टू सिलेक्ट और क्लिक ऑन द सेव बटन टू क्रिएट अ टैब। ओके, नाउ यू कैन सी योर टैब इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो हमने हमकी 3 चीजें पढ़ी। पहला था हाउ टू क्रिएट अ एप्लीकेशन, फिर हमने पढ़ा हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, देन हमने पढ़ा हाउ टू क्रिएट अ टैब। अब ये हमने इधर क्या किया, इधर सिर्फ हमने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया और ये तीनों चीजें क्रिएट कर लिया। अब एक्चुअल में ये एप्लीकेशन दिखता कैसे है, उसमें क्या चीजें है जो स्टूडेंट हमने बनाया वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है,
जो होम बटन हमने उसके अंदर ऐड किया था वो होती है कि नहीं होती है, उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि फ्रंट एंड किस तरह से डिजाइन करें ये देखें। तो यू जस्ट नीड टू गो टू योर ऐप लॉन्चर and you have to search for the your application, that is first app. You click on that. अब आप पास से सास में जा रहे हो यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ यू कैन सी योर लोगो हैज बीन अपीयर्ड ओवर हियर। अब देखो ये होम बटन हमने सिर्फ ऐड किया था, इससे रिलेवेंट कोई भी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग हमने किया नहीं है, फिर भी यहाँ पे फ्रंट एंड आपका शो हो रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट टैब बनाया था तो ये सेकेंड टैब हमारा आ गया स्टूडेंट्स। तो अभी देखो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वहां पे उसने प्लूरल पूछा था स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स इधर रिफ्लेक्ट हुआ है टैब के अंदर, तो वो इंटरनली कनेक्ट होता है प्लूरल जो हम लोग पास ऑन करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त किसके साथ इंटरनली कनेक्ट होता है, टैब के साथ में, तो इसीलिए टैब का नाम आया है स्टूडेंट्स, राइट। देन इफ आई क्लिक ऑन द स्टूडेंट्स यू कैन सी न्यू बटन, ओके। और जैसे जैसे फील्ड ऐड करोगे ना वैसे वैसे इधर फील्ड्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है फ्रंट एंड की, ओके। सो इफ आई क्लिक ऑन द सेव, फर्स्ट स्टूडेंट क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट आईडी 001 वाज क्रिएटेड, तो ये पहला स्टूडेंट मेरा क्रिएट हो चुका है। इफ आई क्लिक ऑन द स्टूडेंट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट विच आर रजिस्टर ओवर हियर। तो अभी टेबल बन गया है, लेकिन अब उस टेबल के अंदर हमको कौन सी फील्ड चाहिए, मतलब स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट का ईमेल आईडी चाहिए, स्टूडेंट का देन रोल नंबर चाहिए, देन स्टूडेंट का क्लास चाहिए, वो सारी चीजें हमको फील्ड्स करके ऐड करनी पड़ेगी। सो टू जस्ट शो यू कि सिर्फ फील्ड ऐड करने से फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली डिजाइन होता है, उसका बैक एंड का प्रोग्रामिंग भी ऑटोमेटिकली डिजाइन होता है, सेव बटन ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करती है। मैं आपको एक फील्ड ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फील्ड हम लोग कल पूरा डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ एक फील्ड ऐड करके दिखा दो ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली वहां पे फील्ड क्रिएट करने से ऑटोमेटिकली किस तरह से ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। एंड टू डू दैट वी नीड टू क्लिक ऑन द सेटअप, ओके, क्लिक ऑन द सेटअप। फिर किधर जाएंगे, फील्ड्स क्रिएट करने के लिए जाएंगे। इफ यू सर्च फॉर द फील्ड्स इन अ क्विक फाइंड यू विल फाइंड दैट कि फील्ड्स नाम का ऐसा सेपरेट कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। इसका रीजन ये है कि फील्ड्स हमेशा किससे रिलेवेंट होती है, ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट होती है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट को सर्च करना है सबसे पहले। गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर। अब फील्ड किस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने का है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने का है, इसलिए पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सर्च करो। क्लिक ओवर हियर and to create a field we have option on my left hand side called fields and relationship. You just need to click on the fields and relationship, and to create a new field you just click on new, ओके। अब हम लोगों को एक फील्ड बनाने का है, कौन सी फील्ड बनाएंगे, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का डेटा टाइप, नेम हमेशा कौन से फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम इधर से डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। फिर हम आएंगे सेकेंड स्टेप पे, आउट ऑफ 4 इधर हम फील्ड नेम देंगे दैट इज स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम की लेंथ मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, ओके। अगर आपको ये फील्ड मैंडेटरी करना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो रिक्वायर्ड का, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर रिक्वायर्ड बोला है तो ये विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली सारे प्रोफाइल के लिए जाएगी, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने क्या किया है, उसको रिक्वायर्ड बोला है, ओके। एंड देन you can see this particular field is added into my student layout। ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उधर क्लियर हो जाएगा। so just need to click on save। now I have created one field called as student name, okay। you just go to your application by clicking on app launcher and say first app। तो ये हम चले गए सास साइड में, फिर हम गए स्टूडेंट्स पे, ओके, and just click on new।
तो डेटाबेस के अंदर एक फील्ड बनाया था हमने, उस फील्ड से रिलेवेंट इधर फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, उसका लेबल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। इधर हम लोग देंगे एक नाम, लेट्स से राजेश। ओके, सो एक नाम दे दिया हमने राजेश, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, नाउ यू कैन सी you have created a second student or register a second student with name Rajesh. If you click on the students, you can see a list where you have two students, one is 001, second is 002. If you click on that, तो इसके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आईडी इज 002 एंड स्टूडेंट नेम इज राजेश। ओके, सो यू कैन सी द पावर। तो सेव बटन हमने नहीं बनाया, ना ही हमने कोई टेक्स्ट फील्ड बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ डेटाबेस के अंदर एक फील्ड बनाया, उससे रिलेवेंट टेक्स्ट बॉक्स, उससे रिलेवेंट लेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, उससे रिलेवेंट ऑपरेशन सेव बटन पे वो भी ऑटोमेटिकली हुआ है। हमने इसके लिए एक भी प्रोग्रामिंग नहीं की है सेल्सफोर्स के अंदर। डिड यू गेट? दिस इज द पावर ऑफ सेल्सफोर्स। ये है आपका एडमिन, इसमें यही करना है। So with this, I am concluding the today's session. तो आज यहीं पे रुकते हैं। If you have any